हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी कि उपनिधान की संविदा। ठीक है। अब ये जो उपनिधान की संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर नंबर 9 के अंदर सेक्शन नंबर 148 से लेकर 171 तक डिफाइन है। व्हाट इज बेलमेंट? मान लो आपने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी है, या अपनी कोई महंगी बाइक अपने किसी दोस्त को एक दिन के लिए उधार दे दी। क्या आप जानते हो कि कानून की नजर में आपके और आपके दोस्त के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है? जी हाँ, इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है। बेलमेंट जो शब्द है ना, वो एक फ्रेंच वर्ड बेलर से लिया गया है। बेलर से बना है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? टू डिलीवर, यानी किसी को कोई सामान सौंपना। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 148 के मुताबिक जब कोई एक इंसान किसी खास पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए अपना सामान दूसरे इंसान को देता है, तो उसे बेलमेंट कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसकी दो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहली शर्त ये है कि जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, वो सामान वापस उसी इंसान को मिल जाना चाहिए जिसने वो सामान दिया था। यानी कि जो सामान है उसका रिटर्न होना जरूरी है। दूसरी शर्त क्या है कि या तो फिर जो ओनर ऑफ द प्रोडक्ट है ना, उसके कहे अनुसार उस सामान को आगे किसी को दे दिया जाना चाहिए, या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए, निपटा दो उस सामान को। ठीक है। याद क्या रखने वाली बात है इसमें? याद रखने वाली बात है कि इसमें सामान का केवल कब्जा मिलता है, पोजेशन मिलता है, मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप नहीं मिल रहा। ये जो बेलमेंट है ना, ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है। ठीक है। तो अगली बार अगर आप टेलर को कपड़ा सिलने देंगे या दोस्त से किताब लेंगे, तो ये ध्यान रखना कि ये लॉ की नजर में एक बेलमेंट का हिस्सा बन गया। ठीक है। चलिए कुछ एवरीडे एग्जांपल्स देखते हैं बेलमेंट के। सबसे पहला एग्जांपल है टेलरिंग। ठीक है। तो मान लो कोई एक सुमन लड़की है, उसने टेलर को कोट सिलने के लिए कपड़ा दिया। जैसे ही कोट सिल जाएगा, टेलर को वो कोट सुमन को वापस दे देना होगा। ठीक है। ये एक परफेक्ट बेलमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लॉन्ड्री। ठीक है। अनीता जब अपने कपड़े धोबी को धुलने के लिए देती है ना, या ड्राई क्लीनिंग करने के लिए देती है ना, तो धोने के बाद ड्राई क्लीनर जो होता है वो कपड़ों को वापस दे देता है, क्योंकि उस पे मालिकाना हक किसका है? अनीता का है, धोबी का नहीं है। ठीक है। अगर हम रिपेयर की बात करें, तो कोई पर्सन है राकेश, वो अपने टीवी को मैकेनिक को देता है ठीक करने के लिए। ठीक है। जैसे ही टीवी ठीक हो जाता है, मैकेनिक वो टीवी राकेश को रिटर्न कर देगा। ठीक है। क्योंकि टीवी की केवल पोजीशन गई थी रिपेयरमैन के पास, ना कि उसका ओनरशिप। इसके बाद आती है सेफ कस्टडी। जब आप रेलवे के क्लॉक रूम में अपना सामान रखते हो, है ना, हैवी बैग होते हैं, हम सोचते हैं क्लॉक रूम में रख देते हैं, वहां पे रखते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है एक तरीके से। ठीक है। तो ये कुछ एवरीडे एग्जांपल्स हैं जो हम बेलमेंट में ही करते हैं, वो बेलमेंट ही कहलाती है, बट हमें पता नहीं होता है कि ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमने कर लिया। अब हमने जो एवरीडे एग्जांपल देखे, उसके साथ हम ये कहते हैं कि क्या वो पैसा जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? क्योंकि हमने तो पैसा दिया, हमने केवल पोजेशन दिया, हमने उसका मालिकाना हक तो नहीं दिया, उसको तो हम वापस लेते हैं। लेकिन आंसर इसका है नो, वो बेलमेंट नहीं है। क्यों? हम इसको आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखो, जब हम पैसा बैंक को देते हैं ना, तो हम वो पैसा संभालने के लिए दे रहे होते हैं। ठीक है। हम उसका मालिकाना हक नहीं दे रहे होते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंक हमें वो सेम सीरियल नंबर वाले नोट वापस नहीं करता, बल्कि सिर्फ उतनी ही वैल्यू के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैसा वो हमें वापस करता है। इसलिए बैंक से और हमारा वो रिश्ता क्या होता है? बेलर बेली का नहीं होता, बल्कि डेटर एंड क्रेडिटर का होता है, कर्जदार और लेनदार का बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो बेलर बेली का हमारे पास रिश्ता नहीं बन रहा है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आप बैंक में अपने पैसे जमा ना करके अपनी ज्वेलरी लॉकर में रख रहे हो, है ना, हम कभी कभी लॉकर में अपनी ज्वेलरी रख देते हैं, या हमने अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, तो वो बेलमेंट माना जाता है, क्योंकि बैंक हमें एज इट इज डॉक्यूमेंट या एज इट इज ज्वेलरी ही वापस करता है। बैंक हमें ये नहीं कहता कि आपने 10 ग्राम सोना रखा था, तो अब 10 ग्राम सोना ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, नहीं।
वो मेरा वही रिंग, मेरी वही चेन वापस करेगा जो मैंने वहां पे डिपॉजिट किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा। अब क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज का होना जरूरी है। तो यस, इसके अंदर भी पार्टीज होती हैं, द बेलर एंड द बेली। ठीक है। तो पहली पार्टी है द बेलर। बेलर कौन होता है भाई? बेलर वो इंसान होता है जो सामान की डिलीवरी करता है, यानी कि सामान का ओनर होता है या फिर सेंडर होता है। ठीक है। इसकी एक सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। इसकी ड्यूटी ये होती है कि अगर इसके सामान में कोई डिफेक्ट है, कोई नोन फॉल्ट है, तो वो बताए इस नोन फैक्ट को, भाई बेली मेरे सामान में ये दिक्कत है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पर्सन कौन होता है? बेली। बेली वो इंसान है जिसको सामान सौंपा जाता है, यानी रिसीवर या फिर कीपर ऑफ द गुड, जिसके पास पोजेशन आती है गुड्स की। ठीक है। अब इसकी क्या ड्यूटी है? इसकी ये ड्यूटी है कि ये सामान को ठीक वैसे ही रखेगा, रीजनेबल केयर करेगा सामान की, जैसे कोई अपने खुद के सामान की करता है। ठीक है। अब इन चीजों के ना सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, वो क्या है? सब्जेक्ट मैटर। वो क्या है कि बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मूवेबल गुड्स का, चल संपत्ति मूवेबल गुड्स का ही बेलमेंट हो सकता है जिसे आप वापस लौटा सकें, यानी कि जो रिटर्नेबल हो। ठीक है। इसमें सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ये इसका दूसरा मेन पॉइंट रहेगा। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनने के लिए ना 6 सबसे जरूरी कंडीशंस, एसेंशियल एलिमेंट्स का पूरा होना जरूरी होता है। ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो जाएगा ना, तो वो बेलमेंट नहीं कहलाएगा। चलो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में ना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो बोलकर, यानी कि एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। ठीक है। दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक। मूवेबल गुड्स ओनली, जो बेलमेंट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की होती है, चल संपत्ति की होती है, जैसे कि कार, फोन, कपड़े, ये सब। ठीक है। आप किसी घर का, जमीन का ये बेलमेंट नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। अब जब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ पोजेशन का होना जरूरी है, यानी कि कब्जे का ट्रांसफर होना जरूरी है। ठीक है। ये जो डिलीवरी है ना, जो ट्रांसफर है ना, ये एक्चुअल भी हो सकता है, टोकन भी हो सकता है, जैसे कि चाबी दे दो आप किसी चीज की, या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप के जो डिलीवरीज हैं, इनको हम नेक्स्ट आगे आने वाली स्लाइड्स में क्लियर करेंगे। टेम्पररी ट्रांसफर। अब ये जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं ना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, ये टेम्पररी होता है, क्योंकि हम पोजेशन दे रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो टेम्पररी ही होगी। ओनरशिप तो अभी भी हमारे पास ही है ना। तो ये अस्थाई ट्रांसफर होता है। ठीक है। अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया ना, तो वो बेलमेंट नहीं रह जाएगा, बल्कि वो तो सेल बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है डिलीवरी टू अनदर। अब जो सामान है ना, वो किसी दूसरे इंसान, यानी कि बेलर से बेली के पास जाना जरूरी है। असलियत में उसका डिलीवर होना जरूरी है। सिर्फ आपके पास रखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेसिफिक पर्पस एंड रिटर्न। अब जो वो सामान ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी ना किसी मकसद से, किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं। जैसे ही वो मकसद पूरा हो जाएगा, वो बंदा मेरा सामान मुझे वापस करेगा। ठीक है। यानी कि जो इसमें रिटर्न, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें पर्पस पूरा होने के बाद सामान का रिटर्न होना भी जरूरी है। जैसे कि हमारे पिछले एग्जांपल्स में अनीता ने कपड़े दिए थे कोट सिलने के लिए, तो कोट बनाकर वापस किया था टेलर ने, है ना। तो इसमें रिटर्न करना जरूरी है। दूसरी बात, जो हमने इसका फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, तो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम इसके अंदर डाल देंगे, है ना, कि जो पार्टीज का कंपिटेंट होना जरूरी है। ठीक है। और पार्टीज का कंपिटेंट के साथ साथ वो विदाउट कोअर्जन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना। कंसीडरेशन जो होगी वो लॉफुल गुड्स की होनी चाहिए। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स भी हम इसके अंदर जरूर लिखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया कि बेलमेंट वैसे तो एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन भी है। लॉ कहता है कि अगर किसी को रास्ते में कोई खोया हुआ सामान मिलता है, यानी कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है, तो वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी अपने आप एक बेली बन जाता है। यहाँ पे जिसका सामान खोया है, वो बेलर नहीं है, बट जिसको सामान पाया है, वो बेली जरूर है। और उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस सामान को संभाल करके रखे। ठीक है। इसको अच्छे से देखने के लिए एक केस लॉ देखते हैं, जो कि इंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में है। ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि एक पैसेंजर ने अपना सामान खुद बस की छत पर रखा, और वो सामान वहां से खो गया। कोर्ट ने फैसला सुनाया
कि ये जो बेलमेंट का मामला है ही नहीं, क्योंकि पैसेंजर ने अपना सामान बस स्टाफ को डिलीवर नहीं किया था, उसने तो खुद से ही वहां की छत पे रखा था। ठीक है, तो वो सामान उससे खुद खोया है, ना कि बस स्टाफ को डिलीवर करने के बाद बस स्टाफ से खोया है। ठीक है, अब बेलमेंट एंड सेल में एक छोटा सा डिफरेंस देखो कि अगर आप अपनी कार किसी को बेचते हो तो वो सेल है। ठीक है, यानी कि आप उसके अंदर मालिकाना हक दे रहे हो, है ना, ट्रांसफर करते हो ना अपनी कार को पूरी तरीके से रजिस्ट्री वगैरह बनवा के। ठीक है, और अगर आप कार को सर्विसिंग के लिए देते हो तो वो बेलमेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने केवल कहा है कि भाई इसे सुबह ले जाओ और शाम को मुझे वापस कर देना सर्विसिंग करके या रिपेयर करके। तो यही अंतर है पोजेशन और ओनरशिप का, बेलमेंट के अंदर और सेल के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो बेलमेंट के क्लासिफिकेशन को देखते हैं हम बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट या पर्पस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, तो इसमें आता है नंबर वन पे ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट मतलब जो बिना किसी पैसे या कंसिडरेशन के होता है। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ दोस्ती यारी पर या भरोसे पर दे देते हैं अपने सामान को। ठीक है, कि जैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पढ़ने के लिए अपने नोट्स दे दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। इसमें ना नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में कोई चार्ज या पैसा शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि अ, मैंने अपनी कार को टैक्सी मतलब रेंट पे दे दिया किसी को। ठीक है, या हम टेलर को पैसे देते हैं कपड़े सिलने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। इसमें क्या है, दोनों पार्टी का कोई ना कोई फायदा होता है। मान लो कि मैंने अपनी कार को रेंट पे दिया है, तो जिसने रेंट पे ली है वो कार लेकर जाएगा, अपना टूर वगैरह करके पूरा करके वापस आ जाएगा और मुझे उसके बदले में वो पैसा दे देगा, है ना। ये हो गया नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। इसके बाद सेकंड टाइप आता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट में ना कुछ ये 6 टाइप्स हैं। जैसे फॉर यूज, कि मान लो कि मैंने अपना कोई सामान किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया है। फॉर सेफ कस्टडी, मैंने अपना सामान किसी को सुरक्षा के लिए दिया है कि वो सेफ तरीके से उसको रख ले। फॉर कैरेज, ठीक है, कि मैंने अपना सामान किसी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए दिया है, जैसे कोरियर कंपनी वगैरह के दे देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप, जैसे कि शेप बदलने के लिए, चेंजेस करने के लिए दिया है, जैसे कि सोने से गहने बना देना, है ना, या फिर उसको लकड़ी दे दी कि कोई फर्नीचर बना दे इसको। फॉर रिपेयर, खराबी ठीक करने के लिए। ठीक है, या फॉर पॉन एंड प्लेज, जो हम लोन के बदले सामान गिरवी रखवाते हैं, तो वो भी बेलमेंट का एक टाइप ही होता है। ठीक, जो मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट बताया था, उसमें मेजर हेडिंग्स मैंने लिखे हुए थे और आपको एक्सप्लेनेशन मैंने उसको बता दी है ब्रीफ में। आप उसको हेडिंग्स याद करके या कॉपी करके रख सकते हो और एग्जाम में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ग्रेटिट्यूअस वर्सेस नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का। ये 4 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला डिफरेंस आता है कंसीडरेशन का। ग्रेटिट्यूअस में ना हम कोई पैसा नहीं लेते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, दोस्ती यारी या भरोसे पे दिया जाता है, तो इसमें पैसा या पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि नॉन ग्रेटिट्यूअस में कोई चार्ज लेते हैं हम, पेमेंट इन्वॉल्व होती है। हमने टेलर से को कपड़ा दिया था ताकि वो कोट बना दे, तो कोट बनाने के बाद हम उसको पैसा देते हैं, राइट। अगर अगला आता है मोटिव, अगला डिफरेंस है मोटिव का। तो इसमें मोटिव क्या होता है, ये भरोसे या दोस्ती पे होता है, ट्रस्ट या फ्रेंडशिप पे। ठीक है, और नॉन ग्रेटिट्यूअस में ना दोनों का म्यूचुअल प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ग्रेटिट्यूअस में ना जो बेली होता है ना उसके ऊपर थोड़ा कम प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस में ना सेक्शन नंबर 151 लग जाता है और दोनों पार्टीज को ना एक समझदार इंसान की तरह बिहेव करके पूरा रीजनेबल केयर करना पड़ता है सामान का। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूस में, लेंडिंग अ बुक टू अ फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड को बुक दे दो पढ़ने के लिए उधार। ठीक है, और यहीं पे नॉन ग्रेटिट्यूअस में आ गया कि किसी रेंटल एजेंसी ने को पैसे देकर आप कोई कार हायर करते हो, तो उसको नॉन ग्रेटिट्यूअस का एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस थे। जो हमने टाइप्स ऑफ पर्पस देखा था ना, पर्पस के आधार पर बेलमेंट के क्लासिफिकेशन, तो उसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे अगर हम फॉर यूज की बात करें, तो मान लो कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो छुट्टियों पर जा रहा है और आप अपना कैमरा उसको उधार दे देते हैं कि ले जा भाई, इससे फोटो खींचियो, मस्त फोटोज आते हैं। ठीक है,
या फिर फॉर सेफ कस्टडी कि आपने रेलवे क्लॉक रूम में अपना लगेज छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ये सेफ रहेगा, ठीक है? फॉर कैरेज की अगर बात करते हैं तो कुरियर सर्विस को हम पार्सल डिलीवरी वगैरह के लिए दे देते हैं, है ना? फॉर अल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो टेलर को कपड़ा दिया था ताकि वो उसका शेप बदल दे, कपड़े से कोट बना दे या कुर्ती बना दे इस टाइप से। फॉर रिपेयर की अगर हम बात करते हैं तो हम कारपेंटर को फर्नीचर देते हैं कि भैया मेरा ये बेड है, इसकी लेग टूट गई है, इसको जरा ठीक कर दो, ठीक है? या फिर पॉन एंड प्लेज की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ लोन के बदले हम सिक्योरिटी के तौर पर ना अपना गोल्ड या फिर अपनी वॉच या कोई ऐसे कीमती सामान जो होता है गिरवी रख देते हैं, है ना? तो ये हो जाता है फॉर पॉन एंड प्लेज। ये एग्जांपल्स आप अपने उस स्लाइड में इंक्लूड कर सकते हो। देखिए, किसी भी बेलमेंट में ना डिलीवरी होना ज़रूरी है, आपका सामान को ट्रांसफ़र करना। अब ये जो डिलीवरी होती है 3 तरीके की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव या फिर टोकन, ये हमने पहले पढ़ा था। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? यहाँ सामान का ना फिज़िकली दूसरे इंसान को सौंपा जाना ज़रूरी होता है, एक्चुअल डिलीवरी होनी ज़रूरी होती है। जैसे कि टेलर को कपड़ा दिया कि ले भैया इसका सूट बना दे, ठीक है? नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि इसमें बिना किसी फिजिकल ट्रांसफर के कुछ ऐसा काम किया जाता है कि पोजीशन ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि विपिन ने ना एक रेडियो खरीद लिया, ठीक है? और सेलर के पास ही छोड़ दिया और बोला कि इसका जो कैबिनेट है ना इसे ठीक कर दे, ठीक है? अब यहाँ पे रेडियो अपनी जगह से नहीं हिला है, लेकिन जो डिलीवरी है वो हो गई है। क्यों? क्योंकि विपिन ने उसको खरीद लिया है, ठीक है? थर्ड आता है सिंबॉलिक या फिर टोकन डिलीवरी। इसमें ना पूरा सामान उठाकर देने की बजाय एक सिंबॉलिक एक्ट किया जाता है। जैसे कि ट्रक में सामान लोड करवाना है, इसके लिए गोडाउन की चाबी दे दो कि भैया ये चाबी है तुम्हारे पास और जाके सामान लोड कर लेना। तो इससे क्या है कि सामान की भी डिलीवरी मानी जाएगी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन अब हम आगे देखने जा रहे हैं, राइट्स ऑफ बेलर हो गया, ड्यूटीज ऑफ बेलर हो गया, राइट्स ऑफ बेली हो गया, ड्यूटीज ऑफ बेली हो गया। तो ये जो है स्पेसिफिकली 20 नंबर में अपने आप भी आ जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राइट ऑफ बेलर। बेलर के कुछ राइट्स हैं। क्या? इंडेमनिटी फॉर नेग्लिजेंस। ठीक है? ये सेक्शन नंबर 152 में दिया गया है कि अगर बेली अपने सामान का ध्यान रखने में लापरवाही करता है, ठीक है? और सामान को डैमेज करता है या सामान खो जाता है, तो उसे पूरा मुआवजा मुआवजा देना पड़ेगा। और वो मुआवजा लेने का बेलर को पूरा-पूरा अधिकार है, राइट है, ठीक है? अब इस एक पॉइंट से हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। यहाँ पे बेलर का राइट बन गया, अगर उसका सामान खराब हो जाता है, तो बेली से मुआवजा लेने का अधिकार है बेलर के पास और बेली की ड्यूटी बन जाती है कि अगर उससे सामान खराब हुआ है, तो वो उस सामान का पूरा पैसा बेलर को भरे, ठीक है? तो जब हम ये ड्यूटीज़ ऑफ बेली करेंगे ना, तो ड्यूटीज़ ऑफ बेली कुछ नहीं है बल्कि राइट्स ऑफ बेलर को ही अलग तरीके से मोल्ड करके लिखा गया है बेली के फॉर्म में, ठीक है? नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन फॉर इनकंसिस्टेंट यूज। देखो, अगर जो बेली है ना आपके सामान का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट में लिखित शर्तों के अनुसार नहीं कर रहा, उससे अलग जाकर कर रहा है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसी वक्त अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर दो और अपना सामान उससे वापस ले लो। अधिकार आपके पास आ गया, ड्यूटी बेली की बन गई कि सामान को कंसिस्टेंटली यूज करना है, जिस तरीके से लिखा है वैसे ही यूज करना है, अदरवाइज सामान को वापस कर दे। ठीक है? कंपनसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज। ठीक है? ये सेक्शन नंबर 140 54 में दिया गया है कि अगर बेली आपकी परमिशन के बिना सामान का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा था ऊपर, अनऑथराइज्ड यूज भी कर रहा है यहाँ पे, तो और उस अनऑथराइज्ड यूज करते हुए सामान को कोई भी हानि हो जा रही है ना, तो जो बेली है वो कंपनसेट करेगा, ठीक है? यहाँ तक कि अगर बाढ़ या भूकंप के कारण मतलब एक्ट ऑफ गॉड से भी कुछ लॉस हो रहा है ना, तो भी बेली ही उसकी भरपाई करेगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है राइट टू गेट गुड्स बैक। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही समय खत्म हो जाता है या रिक्वायर्ड जो हमारा काम था वो पूरा हो जाता है ना, तो बेली की ये ड्यूटी बनती है कि बेलर को वो सामान वापस कर दे और बेलर का ये राइट है कि वो अपना सामान उससे वापस ले ले। अब बेलर का नेक्स्ट राइट आता है मिक्सिंग ऑफ गुड्स, जो कि सेक्शन नंबर 155 से 157 में दिया गया है। यानी अगर बेली आपके सामान को अपने सामान के साथ मिला देता है तो इसके 3 रूल है। ठीक है? पहला 155 कहता है अगर उसने सामान आपकी मर्जी से मिलाया है तो दोनों मिक्सचर के प्रोपोर्शनेट ओनर बन जाएंगे आप लोग। ठीक है? 156 कहता है कि अगर आपकी मर्जी के बिना मिलाया है और सामान जो है वो अलग किया जा सकता है तो सेपरेट करने का सारा कॉस्ट बेली भरेगा। ठीक है?
तीसरा पॉइंट 157 कहता है कि अगर आपकी मर्जी के बिना मिलाया है और सामान नहीं अलग हो सकता है, तो आप अपने सामान का पूरा पैसा बेली से वसूल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो जाते हैं मिक्सिंग ऑफ गुड्स के, जिसको आप सेपरेटली वहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, रिकॉल ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, सेक्शन नंबर 159। अगर आपने किसी को दोस्ती या फिर बिना पैसे के कोई सामान दिया है और आप उसे वापस मांगना चाहते हैं ना, तो आप उसे कभी भी वापस मांग सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना होगा कि अगर समय से पहले वापस ले रहे हो ना, तो बेली को ना फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, तो उस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने सामान को ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टू इंक्रीज या फिर प्रॉफिट। 163 सेक्शन नंबर कहता है कि बेलमेंट के दौरान अगर आपके सामान से कोई भी नेचुरल प्रॉफिट या बढ़ोतरी हुई है ना, तो उस पर पूरा हक आपका बनता है। ठीक है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर दिए बेली को और वो शेयर में जो है प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो या फिर उससे कोई बोनस या डिविडेंड मिला, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। बेलर का अधिकार है वो सब लेने का, और बेली की ड्यूटी बन जाती है वो सब वापस करने की। ओके, अब देखते हैं हम ड्यूटीज ऑफ बेलर, क्योंकि हमने बेलर्स को राइट दिए हैं तो हम उसको ड्यूटीज भी दे रहे हैं। तो सबसे पहला ड्यूटी आता है उसका, सेक्शन नंबर 150, डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स। अगर बेलर जो भी सामान बेली को दे रहा है उसके अंदर कोई भी कमी है, कोई भी नॉन फॉल्ट है बेलर की नजर में, ठीक है, तो वो बेलर को बेली को बता देना चाहिए कि भैया मेरे इस सामान में ये कमी है। ठीक है, सेक्शन नंबर 158 कहता है रीपे एक्सपेंसेस, यानी कि बेली जब आपके सामान की देखभाल करेगा तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, रीजनेबल एक्सपेंसेस है ना आपके सामान की देखरेख करने में, वो आप बेली को वापस कर दो। ठीक है, इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल, सेक्शन नंबर 164 ये कहता है कि अगर बेलर पर सामान का मालिकाना हक नहीं है, बेलर के पास उसका डिफेक्टिव टाइटल है, ठीक है, और इस वजह से बेली को कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं ना, तो बेलर का ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे के सारे कॉस्ट को या लीगल एक्सपेंसेस को बियर करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडेमनीफाई फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यानी कि अगर बेलर जो है बिना पैसे वाले कोई ग्रेच्युटोस बेलमेंट को वापस ले रहा है ना, समय से पहले अपना सामान वापस मांग रहा है, तो बेली को डेफिनेटली कोई ना कोई हानि होगी, तो उस लॉसेस को भी वो भर दे। ठीक है, बेलर की ये ड्यूटी बनती है। अब जल्दी से हम राइट्स ऑफ बेली देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेलर की ड्यूटी बनती है कि कोई भी फॉल्ट है आप उसके सामान में तो वो बेली को बताए, बट अगर उसने नहीं बताया है, ठीक है, और कोई अनडिस्क्लोज फॉल्ट रह जाता है, तो बेलर की ये जिम्मेदारी है कि जो भी डिफेक्ट पे पैसा लगा है बेली का, वो उस पैसे के लिए कंपनसेट करे बेली को। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसीव नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बेली के अधिकार है कि सामान की कस्टडी और उसके देख रेख में अगर कोई मेंटेनेंस में उसने कोई पैसा खर्चा किया है, तो वो बेलर से वो पैसा ले ले। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगेंस्ट प्री मेच्योर टर्मिनेशन। ये भी मैंने आपको बताया, ये बेलर की ही ड्यूटी थी कि प्री मैच्योर टर्मिनेशन पे कंपनसेशन दे दे, और बेली का ये राइट है कि अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है, समय से पहले वो अपना सामान वापस मांग रहा है ग्रेच्युटोस बेलमेंट में, तो इसको जो भी इसका लॉस हुआ है वो बेलर को भरना चाहिए। ठीक है, इंडेमनीफाई फॉर द डिफेक्टिव टाइटल, ये भी सेम हमने बेलर के ड्यूटी में पढ़ा था कि अगर उसका डिफेक्टिव टाइटल है, तो बेली का ये जानना जरूरी है कि हाँ वो डिफेक्टिव टाइटल था, और अगर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस कारण से, तो वो बेलर ही भरेगा, और बेली का ये राइट है कि भैया ये परेशानी हुई है, तुम आके इसको बियर करो। डिलीवरी टू एनी जॉइंट ओनर, मतलब अगर सामान के एक से ज्यादा मालिक है ना, तो आप बाकी मालिकों की जो मालिक है ना उनकी मर्जी के बिना भी किसी एक जॉइंट ओनर को सामान सुरक्षित वापस लौटा सकते हो। ठीक है, किसी एक को दे दो, वो आपस में देखते रहेंगे सामान को। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 167, जो कहता है सीक कोर्ट्स इंटरवेंशन। देखो, अगर कोई थर्ड पार्टी आकर आपके पास रखे सामान पर अपना मालिकाना हक जताती है ना, तो आप कोर्ट से इंटरप्लेडर ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, ताकि कोर्ट फैसला करे कि उसका एक्चुअली मालिक कौन है। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर लियन, जो सेक्शन नंबर 170 में दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको उस स्पेसिफिक सामान पर की गई कोई स्पेसिफिक सर्विस या मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप उस सामान को तब तक रोक सकते हो जब तक का आपका बिल
कंपनसेट ना किया जाए, ठीक है। इसके बाद आता है, ये एक पर्टिकुलर लियन था, एक आता है जनरल लियन। इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी पेपर में आ जाता है। जनरल लियन जो है 171 में दिया गया है, और ये जो ना एक स्पेशल टाइप का राइट है जो बैंकर्स के पास या फैक्टर्स या मतलब जिनको घाटपाल कहते हैं, या अटॉर्नीज या इंश्योरेंस ब्रोकर्स के पास होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं ना, किसी पुराने बकाया या कोई जनरल बैलेंस होता है ना, उसके लिए आपके किसी भी सामान को रोक सकते हैं, भले ही उस सामान पर कोई काम ना किया गया हो। जैसे कि किसी पुराने अनरिलेटेड लोन के लिए ना बैंक आपका कोई सोना रोक सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 180 एंड 181। तो इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई थर्ड पार्टी आपके पास रखे बेलमेंट के सामान को नुकसान पहुंचाता है या गलत तरीके से उसमें इंटरफेयर करता है, दखल देता है ना, तो बेली यानी कि आप जो जिसके पास सामान है उसके पास ये पूरा अधिकार है कि उसके ऊपर केस कर दे, ठीक है। जो भी बेलर के राइट थे ना, वो बेली की ड्यूटीज बन जाते हैं। जैसे कि बेलर का राइट था कि उसके सामान की प्रॉपर रीजनेबल केयर की जाए, बेली का ये राइट है कि उस सामान की प्रॉपर रीजनेबल केयर करे। भले ही इसका ये राइट है बेली का कि जो भी रीजनेबल केयर में पैसा मिलेगा वो बेलर बेलर इसको पे कर देगा, ठीक है। नॉट एक्ट इनकंसिस्टेंटली, मतलब कि जो लिखा गया है, जैसी बात हुई है वैसे ही इसके सामान को यूज करे, अनऑथराइज यूज इसका ना करे, ठीक है। नॉट मिक्स गुड्स, 155 से 157 के बीच में हमने पढ़ा था कि सामान को अपने सामान के साथ मत मिलाए, है ना। तो ये बेली की ड्यूटीज होती है, ठीक है, कि वो सामान को सेपरेट रख के अपने सामान के साथ बेलर के सामान को ना मिलाए, क्योंकि मिलाएगा तो फिर वही 3 कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। बेली की एक और ड्यूटी ये है कि वो काम के पूरे होते ही, ठीक है, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बेलमेंट हुई थी वो पूरा होते ही रिटर्न कर दे गुड्स को, ठीक है, बेलर को, ठीक है। अपने पास उसको सामान रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद उसकी एक और ड्यूटी यही है, रिटर्न असर्शन या फिर प्रॉफिट, ठीक है। मान लो कि बेलमेंट के दौरान कोई और प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि हमने बात किया था कि अगर बेलर ने शेयर्स दिए हुए हैं बेलमेंट में, ठीक है, और शेयर्स के साथ कोई बोनस मिल गया, ठीक है, तो बेली की ये ड्यूटी होती है कि वो बेलर को वो सारी चीजें रिटर्न कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉट सेटअप एडवर्स टाइटल, यानी कि बेली की ये ड्यूटी होती है कि जो सामान उसके पास है ना, उसपे खुद की ओनरशिप का दावा ना करने बैठ जाए, या फिर उसको बेच नहीं दे, या उसको गिरवी नहीं रख दे, ठीक है। कानूनन बेली ये नहीं कह सकता कि ये सामान डज नॉट बिलोंग टू बेलर बट माई सेल्फ, ठीक है। अब देखिए टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब जैसे ही हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट आता है, ये सेपरेट होके 10 नंबर में भी आ जाता है। तो आपको पहले बेलमेंट क्या होता है, पार्टीज क्या होती है, वो सब डिफाइन करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट किन किन कंडीशंस पे होता है। तो सबसे पहली कंडीशन है सेक्शन नंबर 153, इनकंसिस्टेंट एक्ट बाय बेली। जैसे ही जो बेली है ना वो शर्तों के खिलाफ काम करने लगता है ना, जैसे कि घोड़ा दिया गया है कि आप सवारी करो, लेकिन वो उसको तांगा बनाकर यूज कर रहा है ना, तो इनकंसिस्टेंट यूज हो गया, तो बेलर टर्मिनेट कर देगा अपने बेलमेंट को, ठीक है। दूसरा है बेलर्स डिजायर या फिर ग्रेटिट्यूस। बेलर अगर जो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट थी ना, तो उसके अंदर बेलर ना कभी भी अपने सामान को वापस मांग सकता है। ये सेक्शन नंबर 159 के अंदर डिफाइन है। बस इसकी एक कंडीशन थी कि बेली के हुए जो भी लॉस होगा उसको बेलर पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 160, एक्सपायरी ऑफ पीरियड, यानी कि जितने समय के लिए बेलमेंट किया गया था ना, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो बेली को सामान वापस करना है, और जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेक्शन नंबर 60 में ही ये भी गिवन है कि जिस पर्पस के लिए वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो पर्पस पूरा हो गया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है डेथ, यानी कि सेक्शन नंबर 162। इसमें ये कहता है कि यहाँ पे बेलर या बेली किसी भी एक की भी डेथ हो जाती है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना तुरंत ही खत्म हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है ऑल्ट्रेशन वर्सेस रिपेयर, ये 4 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो सामान है ना उसका मूल रूप, ठीक है, जो उसका फंडामेंटल फॉर्म है ना उसको पूरी तरीके से बदल देना। जैसे कि टेलर को थान का कपड़ा दिया और उसको कहा कि शर्ट बना दे भाई, तो इससे क्या हुआ, कपड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, शर्ट में। और वहीं अगर हम रिपेयर की बात करते हैं, तो इसमें जो सामान का रूप होता है ना या फॉर्म होता है ना वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई फॉल्ट होता है, फंक्शनैलिटी खराब हो गई होती है ना, तो उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि कोई एक टूटी हुई घड़ी है, ठीक है, उसको मैकेनिक को दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि घड़ी को वापस से ठीक कर दे,
ठीक है? और जब ठीक हो जाएगी तो मुझे वापस कर देना। यहाँ पे क्या हुआ, रिपेयर का काम हुआ। इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका हिंदी वर्ज़न भी अपलोड करूँगी। जिसको हिंदी में नोट्स चाहिए वो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेम रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।